पहले हम कहानी सुनते थे भेड़िया आया और कुछ उसी तर्ज पर अब हर कोई चर्चा कर रहा है कि एसआईआर आया। लेकिन फिर ये क्या बिहार की जनता के साथ अन्याय नहीं है? इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि पुरानी इलेक्टोरल रोल आप डस्टबिन में डाल दो। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाए कि या तो आप एफिडेविट दीजिए या आप देश से माफी मांगिए, तीसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। ये दुर्भाग्यजनक है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। क्यों इसके जरिए चुनाव आयोग राहुल गांधी को कह रहा है कि आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए? इस तरह का कोई नियम नहीं है कि आपको शपथ पत्र देना होगा या कुछ इस तरह का कागज देना होगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें दूध का दूध पानी का पानी करने में चुनाव आयोग सक्षम है क्या? क्यों नहीं, किसी भी तरह की शिकायत की जांच करने, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस करने, ये इलेक्शन कमीशन का एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है। एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, इनको मालूम ही नहीं। अगर एसआईआर बिहार में होता है तो बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह फोन करके कहीं पर कह देते हैं कि देखो जी, हमें तो ये चाहिए कि चुनावी नतीजा ये आना चाहिए, अब उसके हिसाब से तुम फेरबदल कर दो। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ सर, और उसमें बैलेट पेपर के जरिए जब वोट डाले गए तो विपक्ष ने ये कहा कि अब देखा, यहाँ तो जब चुनाव था तो बैलेट पेपर के ऊपर आप आ गए ना, देश में नहीं आते हैं आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराने। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव फिर से होने चाहिए? बैलेट पेपर के समय में जो प्रॉब्लम्स होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट स्टफिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, वो सब चीज़ों से निजात हमें ईवीएम ने दिलवाया है। कल दिन जो घुसपैठिया है वो पहले यहाँ का नागरिक बन जाएगा, फिर उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, फिर वो चुनाव लड़ना भी शुरू कर सकता है। चुनाव लड़ना जब शुरू करेगा तो एक दिन जीत भी जाएगा, और फिर एक दिन एक जो घुसपैठिया होगा वो हमारा सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, नेता बन जाएगा। वोट चोरी हो सकती है क्या? मतलब राहुल गांधी के आरोपों को मैं सीरियसली लूं या ना लूं, मुझे ये बता दीजिए। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। देश में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, ये बात राहुल गांधी ने बाकायदा सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। ये निश्चित है कि पूरे देश में इसके बाद चर्चा होना तो जरूर शुरू हो गई। बिहार में चुनाव है, बिहार के मतदाताओं में सुगबुगाहट है, बिहार में इसकी बात हो रही है। आप बिहार में तब तो चिंतित होने की जरूरत है ही, लेकिन देश के किसी भी दूसरे हिस्से में अगर आप हैं तब भी खास करके इस पॉडकास्ट को आप सुनिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर पूरे देश में होने वाला है। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण का कार्य होगा और फिर उसके बाद वोटर लिस्ट में किसका नाम होगा किसका नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। एक वोटर होने के नाते परेशान होने की मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, क्योंकि विपक्ष जो कह रहा है अगर वो सही है तो कल दिन आपके वोट के ऊपर भी सवाल उठ सकता है और मेरा नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, कहीं का भी व्यूअर अगर इस समय मुझे देख रहा है तो वो ये समझ जाए कि एसआईआर की आंच अब देश के हर राज्य पर आने वाली है। एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चुनाव में धांधली हो सकती है? क्या सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर सकता है? ये सब समझने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में आज जो शख्स मौजूद हैं वो बहुत खास हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनसे बेहतर आपको चुनाव आयोग कैसे काम करता है ये दूसरा कोई बता नहीं सकता है। न पक्ष की सुनिए न विपक्ष की सुनिए, मेरे साथ पॉडकास्ट में आज जो मेहमान मौजूद हैं सिर्फ उनकी सुनिए, क्योंकि स्टूडियो में वो मेरे साथ है नहीं, मैं भी अपने दफ्तर से जुड़ी हुई हूं और सर भी बाहर से हैं, तो मैं वर्चुअली उन्हें बोर्डिंग पास दे देती हूं। मेरे साथ है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत सर जी। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद।
क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में जो गेस्ट होते हैं उन्हें बोर्डिंग पास देती हूं, लेकिन आज तो आप बहुत दूर हैं सर, तो मैं वर्चुअली आपको ये बोर्डिंग पास दे रही हूं। इसी के साथ पॉडकास्ट में तो हम टेक ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले सर कि SIR का ये जो जिन है बोतल के बाहर ऐसा निकला है कि हर कोई घबराया हुआ है। पहले हम कहानी सुनते थे भेड़िया आया, और कुछ उसी तर्ज पर अब हर कोई चर्चा कर रहा है कि SIR आया। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि SIR से क्या घबराने की मुझे जरूरत है, मेरा कोई भी वोटर जो आपको सुन रहा है उसे जरूरत है क्या SIR से घबराने की? बिल्कुल नहीं। SIR पहले भी कई बार हो चुका है। इनफैक्ट बिहार में भी 2003 में SIR हुआ था और किसी तरह की कोई घबराहट कहीं भी पैदा नहीं हुई थी और किसी भी तरह का कोई विवाद भी नहीं हुआ था। इस बार थोड़ा सा क्रिटिकलिटी ऑफ टाइम की वजह से ऐसा हो गया है, क्योंकि इलेक्शन बिहार में 22 नवंबर के पहले कंप्लीट होने हैं, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने SIR को 24 जून को ऑर्डर करके लागू करने की घोषणा की। इससे थोड़ा सा पैनिक हुआ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। 24 जून से लेके 90 दिन तो SIR की प्रक्रिया पूरी करने में लगते हैं। उसके बाद जिनके नाम कट जाएंगे उन्हें अपील की कोई समय नहीं रहेगा, इसलिए उनमें घबराहट हुई। और बारिश का समय था, इस समय वो लोग अपने कागज़ के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाएं, या अपनी खरीफ की फसल देखें, या अपने घर को बचाएं, या परिवार को बचाएं बाढ़ से और इन सब दुविधाओं के कारण पैनिक की स्थिति पैदा हुई और धीरे धीरे ये बवाल जो है बढ़ता गया। बाकी राज्यों में जब अभी घोषणा हुई है कि सब जगह किया जाएगा, 10 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मीटिंग भी ली है CEOs की और बताया है कि अब सब तैयारी करेंगे और इसको किया जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसा पैनिक वहाँ नहीं होगा। ठीक है, बिहार जैसी हालत दूसरे राज्यों में नहीं होगी। सर, बीते दिनों एक वीडियो बहुत वायरल था जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, उनके जरिए सवाल उठाया गया था चुनाव आयोग की PC में। परंजॉय गुहा ठाकुरता की तरफ से सवाल ये उठाया गया कि बिहार में जब बिल्कुल सर पर चुनाव है तो ऐसे में SIR की क्या जरूरत थी? अभी उसी बात को आपने बताया भी सर। मैं समझना ये चाहती हूँ कि जब वाकई समय कम है, आप भी इस बात को बता रहे हैं, बिहार बड़े राज्यों में शामिल है देश के, तो क्या वाकई इतना आनन फानन में ये करने की जरूरत थी पहली बार? और क्या इतना आनन फानन में करने पर गड़बड़ी, क्या अंदेशा आशंका रहती है क्या? एक्चुअली देखिए, हर इलेक्शन के पहले, स्टेट इलेक्शन के पहले या लोकसभा इलेक्शन के पहले कानून के अनुसार एक रिवीजन इलेक्टोरल रोल का करना अनिवार्य है। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेटेड कर्तव्य है कि वो रिवीजन करें। बट अभी तक क्या प्रथा रही है कि जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां समरी रिवीजन होता था, इंटेंसिव रिवीजन नहीं होता था। और समरी रिवीजन में जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल है उसके आधार पर ही एडिशन, अल्ट्रेशन, करेक्शंस उसमें हो जाते थे और फाइनल पब्लिश हो जाती थी और उससे काम चल जाता था, तो सब लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि पुरानी इलेक्टोरल रोल आप डस्टबिन में डाल दो, नए सिरे से हाउस टू हाउस जाके सर्वे करके नई इलेक्टोरल रोल बनाओ और नए प्रमाण जो लोगों के पास शायद नहीं रहते हैं वो इकट्ठे करो। तो इसके लिए समय लगता है। फिर इसमें क्या होता है कि जल्दबाजी में अगर हो जाए तो कई लोगों के नाम कट जाएंगे क्योंकि उन्हें कागज़ नहीं मिले, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, जमा नहीं कर पाए टाइम से। उनके लिए फिर अपील का समय और अपील निपटारे का समय, अपने देश में इन सब कार्यवाहियों में बहुत समय लगता है, 2-4 दिन में, 10 दिन में ठीक नहीं हो पाती हैं। तो वो सब न होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और वही कारण है कि बिहार में लोगों में इस तरह का विवाद पैदा हुआ। अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर SIR हमें करना है तो समय रहते, जैसे अभी से अगर हम कर देंगे, बाकी जगह जहाँ चुनाव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर ये क्या बिहार की जनता के साथ अन्याय नहीं है? अगर समय उनके पास कम है और ऐसे में वो दोबारा अपील कर नहीं पाएंगे या समय कम होने के चलते उनकी सुनवाई हो नहीं पाएगी, तो वो वोटर जिनका नाम कटा होगा, जो जुड़वाना चाहते होंगे या कुछ तब्दीली करवाना चाहते होंगे, उस स्थिति में ये बिहार के वोटर्स के साथ क्या अन्याय है? ये देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन चुस्त रहता है, अपने वादों पर कायम रहता है, जैसा कि कहा गया है कि हम इसकी व्यवस्था पूरी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और किसी के प्रति अन्याय नहीं होने देंगे, तब मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। पहले
देखें तो समय आने पर वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को इसका भरोसा नहीं हो पाया है। तो इसलिए पता तभी लगेगा जब ये फाइनल पब्लिश होगी और उसके बाद लोगों के जिनके नाम कटे हैं वो अपनी अपील के लिए इधर उधर जाएंगे, तब पता लगेगा। और तब फिर दोनों तरफ स्थिति हो सकती है, या तो संतोष उनमें उत्पन्न हो सकता है या फिर उनमें और भी ज़्यादा शिकायत उत्पन्न हो सकती है। अभी तो बात सर ये उठ रही है कि वादे हैं, वादों का क्या? आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर जो वादा कर रहा है उस पर खरा उतरे तो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें समस्या ये है कि राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं अपना सवाल पूछूं उसके पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ सर, अगर आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते, मौजूदा आप मुख्य चुनाव आयुक्त होते और ऐसे में विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा अगर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा, सबूतों, गवाहों के आधार पर कोई आरोप लगाया जाता, तो सबसे पहला जो आपका दायित्व होता या चुनाव आयोग का दायित्व है वो क्या है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है वो मैं अपने कार्यकाल से ही बताता हूं कि किसी भी पार्टी की शिकायत आने पर तो इलेक्शन कमीशन तुरंत कार्रवाई करता ही है। लेकिन मेरे समय में एक पूर्व अधिकारी जो आजकल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी स्पेस में ही काम कर रहे हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में और वो छपा था। उसको देखकर भी हमारे इलेक्शन कमीशन ने तुरंत पैरावाइज उनके जो एलिगेशन थे उन पर कमेंट बनाए और 2-3 पेज में उनको उत्तर दिया कि सर आपके ये जो एलिगेशंस हैं इनमें वस्तुस्थिति ये है और ये सब सही नहीं है, इसलिए आप ये देख लें कि बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा ओपन डोर पॉलिसी अपनाता रहा है, हमेशा किसी भी शिकायत को कहीं से भी आए उसको तुरंत हल करना, उसके बारे में तुरंत कार्रवाई करना और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट्स डालना, जिससे कि आम जनता, सारे स्टेक होल्डर्स का विश्वास हमारी व्यवस्था में बना रहे। ये हमेशा से होता रहा है। तो अभी भी मैं यही चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से ही काम करे। सर, अगर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी एक सीनियर लीडर हैं और जब देश में चुनाव होते हैं सर, तो सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं किया जाता है, जनता मिल करके वोटिंग करती है विपक्ष के चुनाव के लिए भी। और मैं राहुल गांधी की अगर बात करूं तो तकरीबन देश के 55 से 60% जो वोटर हैं वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 40% में मान लो अगर सरकार के साथ है तो तकरीबन 55 से 60%, 65% राहुल गांधी या विपक्ष के साथ भी हैं। तो ऐसे में जब इतना बड़ा वोट बैंक लेके विपक्ष अगर कोई बात कहे और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जाए कि या तो आप एफिडेविट दीजिए या आप देश से माफी मांगिए, तीसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं, तो इस रुख को चुनाव आयोग के किस ढंग से देखा जाए? एक्चुअली ये दुर्भाग्यजनक है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स चुनाव आयोग के लिए बराबर हैं और उन स्टेक होल्डर्स की अगर कोई भी शिकायत है तो उस पर तुरंत जांच होकर तुरंत सारे तथ्य उनको बताए जाने चाहिए और पब्लिक डोमेन में भी डाले जाने चाहिए। और मैंने तो बताया कि कोई स्टेक होल्डर भी नहीं है, एक आम वोटर हैं जो पहले अधिकारी रहे हैं, उन्होंने लिखा और वो भी मीडिया में लिखा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं भेजा। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जांच की, तुरंत सारे तथ्य उनको लिख के भेजे और उनको संतुष्ट किया। तो अपना काम यही है कि क्योंकि हर व्यक्ति, हर वोटर हमारा स्टेक होल्डर है, हमें उसे संतुष्ट रखना है, उसे आश्वस्त रखना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी कभी नहीं हो सकती, आप निश्चिंत रहें। कोशिश हमारी यही है सर कि आपके जरिए कम से कम वो सवाल जो जनता ढूंढने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सरकार को वोट देने वाली हो या विपक्ष वाली हो, उन दोनों में ही एक क्लैरिटी आ सके। मैं एक पत्रकार होने के नाते अब अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर, क्योंकि देश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, 2010 से लगातार मैं कवर कर रही हूँ और हम वोटर के बीच जाते हैं, हम पत्रकार उनके बीच में जाते हैं, वोटिंग डे वाले दिन जाते हैं, उनसे पूछते हैं आपके मुद्दे क्या है। ऐसे में महिला हो या पुरुष हो, दोनों से हम सवाल पूछते हैं और जो देश की महिलाएं हैं वो भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी लेती हैं। अब अगर चुनाव आयोग ये कहे कि हम वो फुटेज नहीं दे सकते या हम अपनी बहुओं की, बेटियों की, माताओं की फोटो नहीं दे सकते, तो क्या ये थोड़ा आपको हास्यास्पद नहीं लगता है सर? नहीं, ये तो ओपन है पब्लिक के लिए और उसी के लिए बनाया गया है
कि पोलिंग डे में किसी भी तरह की गतिविधि ऐसी हो जो चुनाव को प्रभावित करने वाली हो, उसको चुनाव आयोग पकड़ सके, उस पर जो भी रेक्टिफिकेशन करना है वो कर सके, इसके लिए ही बनाया गया है। उसमें प्राइवेसी का कहीं मुद्दा नहीं होता है और अपने को उससे झिझकना भी नहीं चाहिए। जो भी आपने सीसीटीवी फुटेज में रखा है उसमें अगर कभी भी किसी भी तरह की चीज़ जांचने के लिए कोई भी मांगता है तो दे देना चाहिए। बस ये जरूर है कि उसकी उपादेयता तत्समय ही है, साल 2 साल बाद उसकी कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि वो उसी दिन के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए है। उसमें अगर कुछ गलती हुई है तो वो गलती आप बता सकते हैं और उसके लिए वो दिया जाना चाहिए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती हूं सर कि ये जो कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेज करके मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के रूल 23B के तहत शपथ पत्र दाखिल करने की बात कही गई थी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर आप थोड़ी आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों को समझा सकें कि क्यों इसके जरिए चुनाव आयोग राहुल गांधी को कह रहा है कि आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए। क्या वाकई ऐसी कोई भी नियम या ऐसी कोई भी बात इसमें कही गई है जिसका पालन राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली आम शिकायत, वोटर लिस्ट के बारे में शिकायत, आम तरह की शिकायत के बारे में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि आपको शपथ पत्र देना होगा या कुछ इस तरह का कागज़ देना होगा। ये रोल रिवीजन के संदर्भ में, पोल के संदर्भ में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके और जो रूल्स हैं इनके तहत, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स या इलेक्टोरल रोल रिवीजन रूल्स, इन सब के संदर्भ में ही एफिडेविट या उसकी बात करनी चाहिए। हमें आम वोटर, आम शिकायतकर्ता, हमारे गणतंत्र के आम नागरिक, उसको कभी भी एफिडेविट की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस स्पेस में किसी भी तरह का कम्युनलाइजेशन लाने की कोशिश नहीं कर सकते। हमें तो सुनिश्चित करना है हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को उत्साहित महसूस करे कि वो अपना नाम दर्ज करवाने, अपना वोट डालने, इसके बारे में उत्साह के साथ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में हिस्सा ले, ना कि वो डरे सहमे कि एफिडेविट हमसे ले लिया गया और उसमें अगर जरा भी कुछ गलती निकली तो हमें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये सब करने का कोई भी इसमें किसी भी तरह से कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सर समझना चाहूंगी आपसे कि किस तरह से जब आपका कार्यकाल था तो ईवीएम के ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए गए थे। अगर आप थोड़ा हमें डिटेल में बता पाए कि कैसे विपक्ष के जरिए आरोप लगाया गया, फिर कैसे आपके जरिए जवाब दिया गया और फिर कैसे वो मामला शांत हुआ, क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रही हूँ ईवीएम को लेकर के जनता के मन में भी कोई संदेह नहीं है, विपक्ष भी अब ईवीएम का राग छोड़ चुका है। तो अगर ईवीएम का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया गया और उसे लेके कोई संदेह जनता के मन में नहीं है, तो आप जब हमें बताएंगे तो मुझे लगता है एसआईआर के ऊपर भी जो संदेह है वो कैसे खत्म हो सकता है, एक राह तो हमें समझ में आएगी ही। तो आप अगर प्लीज हमें बताएं कि वो पूरे मामले में आपने कैसे उसको सुलझाया कैसे था? देखिए, ईवीएम पर बहुत विवाद उठाया गया था 2017 में, क्योंकि उसके पहले यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन में एक पार्टी को 70 में से 67 सीट मिल गई थी और दूसरे राज्य में, नॉर्थ में, पंजाब में वो अपेक्षा कर रहे थे कि शायद उनकी वहाँ सरकार बनेगी और वहाँ वो नहीं हुआ, उन्हें बहुत कम सीट मिली, 20-22 के आसपास मिली। और उस पर से उन्होंने ये एकदम से मुद्दा उठाया कि साहब ईवीएम गड़बड़ है और ईवीएम से हो गया। ये तो सबसे पहले तो यही गलत लगता है कि अगर ईवीएम के जरिए आपको 70 में 67 मिल जाती हैं तो ईवीएम अच्छा है और दूसरी जगह आपको कम सीट मिलती है तो ईवीएम खराब है। तो पहले ही ये आधारहीन लगता है कि आपने ये आधारहीन मुद्दा उठाया है। तो भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत व्यवस्थाएं की कि भाई सारी पार्टियों को हम चुनौती देते हैं, किसी भी स्टेट में, उस बार यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन सब जगह चुनाव हुए थे, किसी भी स्टेट में किसी भी पोलिंग स्टेशन पे अगर आपको डाउट हो कि यहाँ की ईवीएम में कुछ गड़बड़ है और इसको हैक किया जा सकता है, तो आप चलिए सिक्योर फोर्सेस के साथ उस ईवीएम को हम लाएंगे, उस पोलिंग स्टेशन की, उसकी वीवीपैट लाएंगे, आपके सामने इलेक्शन कमीशन के हॉल में रखेंगे, आप अपने एक्सपर्ट इंजीनियर सबको ले आइए और सबके सामने आप एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए। इसको उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने नाम दिया था ईवीएम चैलेंज।
आपको ईवीएम चुनौती हम दे रहे हैं कि आप 5-6 दिन तक हम खुले रखेंगे, आप बता दीजिए ऐसे करके, और एक भी अगर इधर का उधर वोट कर दिया तो हम ईवीएम खत्म कर देंगे। आप सोचिए पूरे हफ्ते भर इलेक्शन कमीशन इंतजार करता रहा, एक भी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए नहीं आई। तो आम जनता में तो इससे भरोसा बढ़ा ही कि भाई पार्टियां जो है उल जलूल आरोप लगाती हैं, और जब इलेक्शन कमीशन उसकी सफाई देने के लिए व्यवस्था करता है कि आप देख लो कर दो, तो वो आते नहीं है। तो इससे आम जनता में भरोसा बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने बस्तियों में जाके, गांव-गांव में जाके उनके बच्चों, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर बना के ईवीएम वीवीपैट इक्विपमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन किया, वोटिंग करवाई, और उन बच्चों से ही इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट, वीवीपैट स्लिप का रिजल्ट और रजिस्टर में किस तरह वोटिंग हुई थी उसका रिजल्ट, ये तीनों अनाउंस करवाए। और जब तीनों मिल गए तब आम जनता और वहां के लोगों में इतना भरोसा जागा कि वो ईवीएम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसको डील किया था। वही चीज मुझे लगता है अभी भी करने की जरूरत है कि जिस तरह का भी संदेह, जिस तरह का भी डाउट लोगों के मन में है, उसको दूर करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वो कर दिया जाए, उसके तथ्य पब्लिक डोमेन में डाल दिए जाएं, तो सब चीज शांत हो सकती है। आपने ये पूरे ईवीएम वाले मामले को इतने आसान तरीके से सर समझा दिया कि ये सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ईवीएम का मामला बहुत बड़ा था नहीं, एसआईआर का मामला क्योंकि सुलझा नहीं है, तो मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद एसआईआर का जो जिन है वो और बड़ा है, ईवीएम से शायद ज्यादा बड़ा है और शायद ज्यादा टिपिकल है, ज्यादा क्लिष्ट है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो एसआईआर वाला मामला है, और खास करके राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें दूध का दूध पानी का पानी करने में चुनाव आयोग सक्षम है क्या? क्यों नहीं? किसी भी तरह की शिकायत की जांच करने, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज एनालिसिस करने, यह इलेक्शन कमीशन का एक्सपर्टीज है, विशेषज्ञता है। वहां पे जब भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है, कोई शिकायत आती है, तो रूट कॉज एनालिसिस तुरंत किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उस रूट कॉज पर पहुंचकर उस रूट कॉज को कैसे दूर किया जाए, कैसे आगे प्रिवेंट किया जाए इस तरह की घटना को, वो भी किया जाता है। और सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में तुरंत रख दी जाती है ताकि आम पब्लिक को मालूम रहे कि उस घटना के बारे में हुआ क्या था, क्या तथ्य हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अब उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर दी हैं, ये सब चीज पता लग जाती है। तो इस तरह का वो अभी भी कर सकते हैं, और इसको ऐसा कर सकते हैं कि जब पूरे देश में एसआईआर की व्यवस्था करेंगे तो उस समय किसी के मन में किसी भी तरह का संशय नहीं रहेगा। नहीं, सक्षम है आप ये तो कह रहे हैं सर, लेकिन क्या ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है? मतलब जो डेटा राहुल गांधी की तरफ से दिया जा रहा है, या विपक्ष जिस डेटा की बात कर रहा है, क्या अगर उसको वेरीफाई करना हो, मैच करना हो, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये समझना हो, तो क्या इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा? कितना समय लगता है? बिल्कुल लंबी नहीं है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के सारे डेटा जो हैं, डेटाबेस और ये सब जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर हैं, और उनके पास एक्सपर्ट हैं। वो जिस कंस्टिट्यूंसी की बात है वहां से तुरंत उनका डेटा निकाल सकते हैं, तुरंत इंश्योर कर सकते हैं कि जो तथ्य हैं सामने आए, और उस पर क्या कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने किया है, उस समय क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं, वो सब सामने आ सकता है, और उसको वो पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं, शिकायतकर्ता को दे सकते हैं, और इस चीज को खत्म कर सकते हैं। नहीं, मतलब कैसे? इसमें 1 हफ्ते का समय लग जाएगा क्या? 7 दिन काफी होंगे? 1 हफ्ते की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें डिजिटल एज में 2-3 दिन में ही हो सकता है। ये 2-3 दिन का ही काम है आप बोल रहे हैं, और फिर तो उसके बाद हम लोगों के मन में जितना भी शक है सर, इनफैक्ट मेरे मन में भी है एक वोटर के नाते, तो वो तो फिर 2-3 दिन में ही साफ हो जाएगा। राहुल गांधी कितने सच्चे कितने झूठे पता चल जाएगा, सब कुछ तथ्य पता लग जाएंगे, और पब्लिक डोमेन में और जो कंप्लेनेंट है उनको दिए जा सकते हैं, जिससे कि उन सबके मन में भी ये आश्वासन हो जाएगा कि भाई कोई गलती हो नहीं सकती। नहीं, पर क्या इसके लिए कोई रूल फॉलो करना पड़ता है क्या सर? अगर चुनाव आयोग ये जांचना चाहे कि राहुल गांधी की बात पे कितनी सच्चाई है, तो क्या एसआईटी का गठन करना होगा, कोई सीबीआई जांच बिठानी होगी, कोई अलग से कोई टीम को फॉर्म करना होगा, ऐसा कुछ होगा क्या, या वो अकेले ही सक्षम है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग के पास पर्याप्त विशेषज्ञ हैं इस तरह की जांच करने के लिए, और वो कर सकते हैं। ये मुझे हैरानी हो रही है सर सुन के। अच्छा, मुझे आप ये भी बताएं कि राहुल गांधी कभी तो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से में नाम जोड़े गए, है ना? मतलब ये थोड़ा विरोधाभासी है। एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए, एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, और इन दोनों ही बातों में उनका तर्क ये है कि जब जोड़े गए तो वो बीजेपी के सपोर्टर जोड़े गए, और जब काटे गए
तो वो कांग्रेस या विपक्ष के सपोर्टर काटे गए। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि धांधली किस लेवल पे है सर, नाम जोड़ के धांधली है या नाम काट के धांधली है? देखिए, राजनीतिक दल तो अपने हित के लिए ही बात करेंगे, उनका हित जिसमें होगा वही बताएंगे कि साहब ये हमारे विरुद्ध किया गया है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका काम है अपने हित का संवर्धन करना। इलेक्शन कमीशन का काम है उसमें जो भी गलतियां वो बता रहे हैं उन गलतियों की छानबीन जांच तुरंत कर दे, और जो भी तथ्य हों, दूध का दूध पानी का पानी जो आपने कहा, वो सामने पब्लिक के और शिकायतकर्ता के सामने ला दे कि साहब बस वास्तविकता ये है, इतनी चीज गलत है वो इस कारण है, इतना सारा सही है वो इस वजह से है, और आगे से कोई इस तरह का हो नहीं सकता, जो आप कह रहे हैं वो हो नहीं सकता, ये सब चीजें वो बता दें। मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ सर, क्योंकि आप कह रहे हैं एसआईआर तो इस देश में पहली बार हो नहीं रहा है, पहले कई बार हो चुका है, और जो डेटा हमें दिया जा रहा है कि इतने हजार नामों में गड़बड़ी है, तो क्या इतने बड़े पैमाने पर एक साथ नाम जोड़ना या घटाना ये होता रहा है क्या हमेशा से? जब भी रिवीजन होता है तो हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में नाम जुड़ते भी हैं और हजारों की संख्या में नाम डिलीट भी होते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो बदलती रहती है, लोगों की मृत्यु होती रहती है, नए लोग 18 साल के होते हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए, ये सब घटनाएं होती रहती हैं, लोग माइग्रेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह काम कर रहे थे दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं, तो इन सब कारणों से जो बदलाव आते हैं उन बदलावों को इलेक्टोरल रोल में रिफ्लेक्ट करने के लिए ही रिवीजन किए जाते हैं, और ये हर साल होता है। 1 जनवरी की तिथि में हर साल किया जाता है समरी रिवीजन, और कभी कभी इंटेंसिव रिवीजन 10-15 साल में एक बार कर लिया जाता है बेंचमार्किंग के लिए। तो ये होता रहता है और हमेशा होता रहा है, आपको भी इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए और वैसे ही करना चाहिए। इन सब में सर एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमने ये भी देखी कि पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार जी, उन्हें भी इस पूरे मामले में घसीटा जाना शुरू हो गया, जरूर आपने भी सुना ही होगा। मैंने भी सुना है और मुझे दुखद भी लगा, क्योंकि जब भी कभी इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसमें लोगों के मन में जो भी शंकाएं कुशंकाएं संदेह बने रहते हैं, वो उन संदेहों को कुशंका को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश भी करने लगते हैं, और मड स्लिंगिंग का एक तरह का मैच शुरू हो जाता है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। और ऐसी चीज़ अलाउ करना या इसके लिए इनिशिएटिव दूसरों के हाथ में दे देना, ये अच्छा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को हमेशा इनिशिएटिव अपने हाथ में रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर्स का पूरा विश्वास इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रक्रिया में बना रहे। इस बार ऐसा हो पा रहा है क्या सर? आपको लगता है कि चुनाव आयोग उस शुचिता को बनाए रखने में सफल रहा है? जिन सवालों के जवाब विपक्ष, राहुल गांधी और जनता ढूंढ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने में क्या वो कामयाब रह पाया है? मुझे लगता है जो जनता में हो रहा है, पब्लिक डिस्कोर्स में आ रहा है, उससे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मशीनरी बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही विश्वसनीय है, और वो उससे उभर के इसको पुनः स्थापित कर पाएंगे। हम ऐसा सुनते हैं सर कि ये जो पूरा चुनाव आयोग है या उनके साथ काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानती सर, आप डिटेल में मुझे शायद या और मेरे व्यूवर्स को बता पाएंगे कि ये बीएलओ हो गए या बाकी लोग जो इस काम में लगे रहते हैं, उनकी संख्या तकरीबन आप एक आइडिया के तौर पर अगर हमें बता पाएं कि कितनी होती होगी? देखिए, चुनाव आयोग में तो 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त, और उनका स्टाफ जो होता है दिल्ली में वो अधिक से अधिक 250-300 के बीच में होता है। बाकी जब इलेक्टोरल रोल रिवीजन या पोलिंग करते हैं तो उनका हर स्टेट में, हर ज़िले में अमला होता है, उसको वो ऑन बोर्ड लेते हैं। वो दूसरे काम भी करते रहते हैं और चुनाव से संबंधित, इलेक्टोरल रोल से संबंधित काम भी करते रहते हैं। उनको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं, बीएलओज कहते हैं, दूसरे और नामों से भी उनको जाना जाता है। तो ये सब लोग मिलके ही ये काम करते हैं, और मुझे लगता है इनका पर्याप्त प्रशिक्षण होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, और जिन नियमों के अनुसार इसको संपन्न करना है वो उन नियमों के अनुसार ही उसको करते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई गलती होने पर चुनाव आयोग की व्यवस्था है कि उसकी जांच हो जाती है, उसके बारे में कार्रवाई हो जाती है और उसको करेक्ट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है प्रक्रिया, प्रोसेस सब कुछ अच्छा है।
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही थी सर, मुझे अगर आप एक रफ आइडिया दे दें, कुछ हजार तो होते होंगे ना ये बीएलओ, और स्टेट लेवल पे आप जो बता रहे हैं उनकी संख्या? स्टेट लेवल पे जैसे बिहार है, वहाँ पहले 78,000 पोलिंग स्टेशन थे तो 78,000 बीएलओ होते थे, अब शायद 90,000 कर दिए गए हैं, तो 90,000 बीएलओज होंगे वहाँ। पूरे देश में लगभग 11 से 12 लाख पोलिंग स्टेशन हैं, तो पूरे देश में 11 से 12 लाख बीएलओज होंगे। तो सर ये 11 से 12 लाख बीएलओ, और ये जो इतने बड़े लेवल पे आप कह रहे हैं दिल्ली में भी करीब 250 होंगे उस टीम के अंदर अधिकारी और कर्मचारी, क्या इतने बड़े लेवल पर धांधली संभव है क्या? मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि धांधली इसमें कतई संभव नहीं है, स्पेशली इतने लार्ज स्केल वाली। कहीं छोटे मोटे कारणों से, किसी व्यक्ति की कमजोरी की वजह से, उसका प्रशिक्षण पूरा अच्छी तरह से ना होने की वजह से, या उसकी कभी व्यक्तिगत कारणों से ट्रेनिंग ना ले पाने से, इन सब कारणों से उसके कैपेसिटी बिल्डिंग में कुछ कमी रह गई हो, और जो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड इलेक्शन होते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है कि राज्य कौन करेगा, इसका पहले जो हल किया जाता था वो होता था युद्ध से। पानीपत की लड़ाई होती थी, हजारों लाखों लोग मारे जाते थे, तब यह तय हो पाता था कि ये विजयी हुआ है, यही राज्य करेगा। उसकी जगह इलेक्शन ने ली है, उसकी जगह इलेक्शन ने ली है। इलेक्शन सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक हो जाता है, तय हो जाता है कि कौन राज्य करेगा। कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये इतनी बड़ी चीज़ का हल करने वाली प्रक्रिया है। इसमें जिन लोगों में ये हो रहा है प्रतिस्पर्धा, वो लोग हर तरह की कार्रवाई करेंगे, हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहेंगे जीतने के लिए। तो हमारी मशीनरी को भी चुस्त दुरुस्त और प्रशिक्षित रहना चाहिए, ताकि उन हथकंडों की पहचान कर लें और उनको डिफीट कर दें, और चुनाव प्रक्रिया को किसी भी तरह से विपरीत रूप से प्रभावित ना होने दें। और चुनाव आयोग ये काम बखूबी करता रहा है, और पूरे विश्व में हमारे चुनावों को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता रहा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना अपने देश के चुनाव में नगण्य है। मैंने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का पॉडकास्ट किया था सर, उन्होंने मेरे पॉडकास्ट में 1 महीने पहले ही ये बात कह दी है कि आप लिख के रख लीजिए, मैं 10 बार आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ कि अगर एसआईआर बिहार में होता है तो बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। डंके की चोट पर उन्होंने ये बात कही। संजय राउत जी से, जो शिवसेना सांसद हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनका मैंने पॉडकास्ट किया, तो तकरीबन यही बात उनकी तरफ से भी कही गई। राहुल गांधी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह ही रहे हैं। तो शिवसेना हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, अगर ये सारा विपक्षी दल मिलके एक ही बात कह रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि पहले जो पानीपत की लड़ाई होती थी उसकी जगह अब चुनाव आयोग ने ले ली है, तो ये सारी जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें दबाने का काम फिर किसका है? सरकार का? नहीं, देखिए, उन्हें दबाने का काम कोई नहीं कर रहा है, और ये भी एक तरह का पोजीशनिंग होता है कि जो विपक्ष में लोग हैं, जैसे हमने आपको उदाहरण भी दिया कि जब 70 में 67 सीट आई तो ईवीएम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा, जब दूसरे राज्य में चुनाव हुए वहाँ हार गए तो ईवीएम पर क्वेश्चन उठ गया। तो मैंने देखा, उस समय भी देखा मैंने, कि जब भी कोई चुनाव आता था तो उनकी बहुत शिकायतें मेरे पास आती थी कि साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और वो सब बातें नकार के जब रिजल्ट आते थे और वो जीत जाते थे तो कोई ईवीएम की बात नहीं होती थी। तो इस हिसाब से ये भी एक प्रक्रिया है जो राजनीतिक दृष्टि से देखनी चाहिए कि राजनीतिक दल हमेशा कोशिश ये करेंगे कि सारी मशीनरी पर यह दबाव बना रहे कि किसी भी तरह की गलती होने ना दें, और बहुत अच्छा है ये। ऐसा दबाव बना रहने से सारी मशीनरी को बल मिलता है और वो मशीनरी निष्पक्ष रह के चुनाव कराती भी है। दूसरी तरफ किसी भी तरह से इस तरह की गड़बड़ी करने वाले लोग भी अथातोत्साहित होते हैं। तो ये एक उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनको सिर्फ उतना ही वैल्यू देनी चाहिए जितना वैल्यू वो रखते हैं। बाकी उनके बारे में अगर आपको शर्त रखनी है तो जो ये लिख के देने को तैयार है उनसे लिख के रख लीजिए और फिर रिजल्ट से मिलान कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा वो कितने सही हैं और कितना ये सिर्फ पोजीशनिंग का हिस्सा है। मैं बेझिझक होके अगर आपसे कहूं सर, तो बीते दिनों ये माहौल देश में बनाया गया है, लोगों से भी मेरी बात हुई है, उन तक ये मैसेज पहुंचा है कि विपक्ष ये कह रहा है एक तरह से
मतलब उनकी एक तरह से ये कहने की कोशिश है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह फोन करके कहीं पर कह देते हैं कि देखो जी हमें तो ये चाहिए कि चुनावी नतीजा ये आना चाहिए, अब उसके हिसाब से तुम फेरबदल कर दो। लगभग यही बात दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जब तक हम लोग इलेक्शन कमीशन में थे तब तक इस तरह की कोई भी बात किसी भी जगह से नहीं आई, और पूरा विश्व जो हमारे इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानता है वो ऐसे ही नहीं मानता है। वो इसलिए मानता है कि ये फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होते हैं, और कई तरह की गलतियां, गड़बड़ियां दूसरे डेमोक्रेसीज में देखने को मिली हैं, वो अपने यहाँ देखने को नहीं मिली हैं। तो इन सब तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये सब बातें सिर्फ दबाव बनाने के उद्देश्य से पक्ष विपक्ष मिलकर करते रहते हैं, और इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि ये जो चुनाव आयोग है, क्योंकि एसआईआर तो आपने कहा कि कई बार होता रहा है, एक पुराना वाकया आप इसके पहले बता रहे थे कि किस तरह से जब देश आज़ाद हुआ था और उस समय तो संसाधन भी बहुत कम थे, तो उस समय भी कैसे चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर काम किया था और करोड़ों मतदाता जोड़े थे। मैं चाहती हूँ हमारी विश्वसनीयता हमारे चुनाव आयोग पर बनी रहे, हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उनके प्रति हम सम्मान से देखें। आप वो दास्तान एक बार फिर से हमें बताइए। आप सोचिए 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो पार्टीशन हुआ, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, लाखों लोग यहाँ से उस तरफ गए और लाखों लोग वहाँ से इस तरफ आए, मारकाट भी बहुत हुई, काफ़ी हिंसा हुई। ऐसी परिस्थितियों में जबकि कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 के पहले, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 था, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 था, तब इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि हमें 51-52 में चुनाव कराना है। और आज का जब जो मतदाता सूची बनती है तो उसके लिए एक टेम्पलेट अवेलेबल रहती है। आज हमारे पास 99 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं की सूची ऑलरेडी है देश की, हमें उसी में सिर्फ एडिशन अल्ट्रेशन करना है। तो एक टेम्पलेट को सुधारना, सिर्फ अपडेट करना छोटा काम होता है। उस समय ये नहीं थी, क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में चुनाव होते थे उसमें अंग्रेजों ने सबको वोटिंग राइट नहीं दिया था, यूनिवर्सल सफरेज नहीं था, आर्टिकल 326 की बात नहीं थी। उन्होंने वोटिंग राइट दिए थे पढ़े लिखे लोगों को, ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोग जो लैंडेड पेजेंट्री हैं, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट थे। इनफैक्ट उनने अपने देश तक में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए थे, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट 1928 में दिए। जबकि हमारे देश में आज़ाद होने के तुरंत बाद यूनिवर्सल सफरेज दिया गया, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी एलिजिबल एज के ऊपर है, जो भी सिटीजन है, उसको वोटिंग राइट पहले दिन से ही मिल गया। और संविधान लागू होने के साथ ही ये एक्ट बनने शुरू हुए, और उस समय के इलेक्शन कमीशन ने बिना पते के लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते हुए, आप सोचिए, ना मोबाइल फोन, ना एसएमएस, किसी भी तरह की सुविधा नहीं, नंबर प्लीज वाले फोन होते थे, और इतना बड़ा देश जो प्रिंसली स्टेट्स का विलय होना था वो चालू था। तो हर बार कोई नई प्रिंसली स्टेट जुड़ जाए तो उसका भी इलेक्शन में नाम डालना है, उसकी भी वोटर लिस्ट बननी है। ये सब चुनौतियां होते हुए भी, और एक व्यक्ति की इलेक्शन कमीशन थी, श्री सुकुमार सेन उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और उनके नेतृत्व में ही ये सब काम हुआ। और जो अंग्रेजों ने वोटर लिस्ट बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, उसमें 4 करोड़ वोटर होते थे। जब पहली वोटर लिस्ट हमारी बनके तैयार हुई 1951 में, तो उसमें 17.5 करोड़ वोटर थे। इतना बड़ा काम बहुत आसानी से, बहुत सुविधाजनक ढंग से, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से उन्होंने कर लिया, और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ये कानून भी बन गए। 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, 1951 का, ये सब चीज़ें डिलीवर की हमारे ही भारत के निर्वाचन आयोग ने। ऐसी लेगेसी उन्होंने छोड़ी है, और उसके बाद भी लोगों ने, चाहे वो टी.एन. शेषन साहब हों, चाहे वो लिंगडो साहब हों, उन्होंने भी उसमें संवर्धन ही किया है, और इस तरह से चुनाव आयोग की छवि पूरे विश्व में आगे बढ़ाई है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी गर्व होना चाहिए।
बिल्कुल सर, और शायद यही वजह है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर पहचाने जाते हैं। और आज के पहले तो कभी भी किसी मतदाता के मन में ये सवाल नहीं आया कि जानबूझकर हमें ये जो लोकतंत्र का महापर्व है उससे दूर रखा जा रहा है। अब कोशिश इसकी जरूर हो रही है, चुनाव आयोग को भी इसमें मुझे लगता है, जैसा आपने भी अभी सलाह दी, कि ये उनकी तैयारी होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि वो जनता के बीच में अपना भरोसा कायम रख सकें। अब एक दुविधा और है सर लोगों के मन में, SIR और NRC, इन दोनों को जोड़ के भी देखा जा रहा है। देखिए, इसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब असम इलेक्शन हम लोगों के समय में हुए थे उस समय NRC वहाँ चल रहा था, और NRC में भी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल थे, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर भी कर रहा था, सब तरह की प्रक्रियाएं थीं, वर्षों वो प्रक्रिया चली, और 19 लाख पर एक अटक गई कि 19 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनके पास प्रमाण नहीं है सिटीजनशिप का। लेकिन आज तक उनका निराकरण नहीं हो पाया, आज तक ये चीज़ तय नहीं हो पाई कि उनको क्या किया जाए। तो NRC भी बिल्कुल अलग है और ये जो SIR है ये बिल्कुल अलग है। SIR सिर्फ इलेक्टोरल रोल की बेंचमार्किंग के लिए की जाती है कि अगर उसमें किसी भी तरह की त्रुटियां आ गई हों तो उनको एक बार सघन रूप से हाउस टू हाउस सर्वे करके नए सिरे से बना के देख लिया जाए, और किया जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब में कोई साम्य है और हमें इस तरह का कोई संदेह होना चाहिए। एक चीज और मैं समझना चाहूंगी सर कि विपक्ष अगर बार बार ये कह रहा है कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं है, और चुनाव आयोग की तरफ से अगर कोई क्लैरिफिकेशन ना आए तो क्या विपक्ष के पास कोई दूसरा रास्ता भी होता है क्या? लोग ये कह देते हैं कि तुम्हें भरोसा नहीं है अगर, तो तुम मत पार्टिसिपेट करो। अगर आपको नहीं भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप अपना कैंडिडेट ही मत खड़ा कीजिए। ये तर्क कहां तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी का महापर्व है जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है, और चुनाव आयोग सतत रूप से इसके लिए काम करता रहा है। इनफैक्ट स्वीप एक प्रोग्राम चलाया गया, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और जब भी हमारा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ता है चुनाव आयोग उस पर गर्व करता है, उसको रिकॉर्ड मानता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई किसी भी तरह की बहस होनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है कि सारे मतदाता जो एलिजिबल हैं हमारे चुनाव में वोट डालने के लिए, वो अपना नाम रजिस्टर कराएं। उनके मन में किसी तरह का भय, किसी भी तरह की शंका डालने का कोई अगर प्रयास कर रहा हो तो वो उसको निर्मूल साबित करें, और इंश्योर करें कि हर एलिजिबल मतदाता वोट डालने पोलिंग बूथ पर जरूर आए। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ सर, और उसमें बैलेट पेपर के जरिए जब वोट डाले गए तो विपक्ष ने ये कहा कि अब देखा, यहाँ तो जब चुनाव था तो बैलेट पेपर के ऊपर आप आ गए ना, देश में नहीं आते हैं आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराने। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव फिर से होने चाहिए, या क्या असंतुष्टि इतनी बढ़ जाएगी कि मजबूरी में उस ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा? क्या ये गलतफहमी है। देखिए, वो प्रेफरेंशियल वोट होता है, एक कैंडिडेट को आपको नंबर 1 प्रेफरेंस देना है, दूसरे को नंबर 2 देना है, और चूंकि ये बहुत कम लोगों का वोट वाला सिस्टम है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन या प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसके लिए ईवीएम बनाने का खर्चा जो है, क्योंकि उसकी ईवीएम बिल्कुल अलग किस्म से बनेगी, उसका खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि वो किफ़ायती नहीं होगा, वो उस तरह का वायबल नहीं होगा, इसलिए ईवीएम नहीं है वहाँ। बाकी और कोई कारण नहीं है। वो 7,000 वोट 8,000 वोट बैलेट छाप के कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था की भी कोई दिक्कत उसमें नहीं आती, क्योंकि इतना कम है, और दिल्ली में हो रहा है तो वहाँ पुलिस भी अच्छा पर्याप्त होती है। हमारे जो चुनाव होते हैं ये छोटे छोटे गांव में, रिमोट कॉर्नर्स में, जूनागढ़ जैसे गिर फॉरेस्ट के समय वहाँ पे ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं होता, और भी कई तरह की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए बैलेट पेपर के समय में जो प्रॉब्लम्स होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट स्टफिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, वो सब चीज़ों से निजात हमें ईवीएम ने दिलवाया है। दूसरे, हमारे वोटर पे एक लांछन लगता था कि उसे वोट डालना भी नहीं आता, लाखों लोग वोट जो है इनवैलिड हो जाते थे कि निशान गलत जगह लगाया, उधर लगाया, इधर लगाया, वो सब भी खत्म हुआ, और हमारे वोटर पे लांछन लगने की प्रक्रिया भी खत्म हुई है। तो इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है वोटिंग की, ये बहुत फुल प्रूफ है, और बहुत अच्छी तरह से इसने अपना रिजल्ट्स डिलीवर किया है।
एक दो सवाल मैं बिल्कुल आम जनता के लिए सर आपसे पूछ रही हूँ, जिसे कोई मतलब नहीं है विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, उसको बस जाना है पोलिंग बूथ तक, अपना वोट देना है, अपने कैंडिडेट को चुनना है। ये बिल्कुल लेमैन के लिए मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लोगों के नाम मतदाता सूची में बिना उन्हें इंटीमेट किए, बिना उन्हें बताए काट दिए जा सकते हैं? ऐसी शिकायतें पूर्व में भी हुई हैं। कई बार मतदाता शिकायत करता है पोलिंग बूथ पे आके कि साहब हम तो यहाँ हैं और हमारा नाम कट गया है। तो इसको पूरी तरह से देखना चाहिए और उसमें हमें ये लगता है कि जो कमिटेड वोटर होते हैं, जो आम जनता के सामने जाहिर होता है कि ये इस पार्टी के वोटर हैं, तो दूसरी पार्टियां उनके वोट काटने के लिए मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स अपनाती हैं। हमने कहा ना, ये युद्ध को रिप्लेस करने वाली प्रक्रिया है, तो हर तरह का हथकंडा पॉलिटिकल पार्टी और उनके वर्कर्स अपनाने की कोशिश करते हैं जीतने के लिए। तो उसमें यह भी एक शामिल हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसमें जो कमी है वो वोटर की भी कमी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसकी भी व्यवस्था करता है कि चुनाव से ठीक पहले हर पोलिंग बूथ पे वोटर लिस्ट को पढ़ने की व्यवस्था की जाती है कि आप आइए, सुनिए और आप सुनिश्चित करिए कि आपका नाम वहां है, और अगर नहीं है तो वहीं फॉर्म रखे रहते हैं, आप फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए 6 में। अगर किसी ने गलती से आपका कटवा दिया है तो उसे वो फिर से जोड़ लेंगे और आपका वोट सुरक्षित रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन तो हर तरह का प्रयास करता है, लेकिन कई बार लोग इतने ज्यादा आश्वस्त रहते हैं और सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ही सारी जिम्मेदारी है कि सब तरह के हथकंडों से वो हमें बचाए और हमारा वोट सुरक्षित रखे। ऐसा सोचते हैं और वो उस मीटिंग में भी नहीं आते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा देखना पड़ता है। तो लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व तो अकेले इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है। लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व तो हर वोटर पर है, हर नागरिक पर है। अगर वो जागरूक रहेगा तो लोकतंत्र हमारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। खुदा ना खास्ता सर मेरा नाम कट ही गया वोटर लिस्ट से, है ना, मैं ढूंढ रही हूँ, मेरा नाम नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जानबूझ के लोगों का नाम काटा जा रहा है। अब मैं उस लिस्ट में अगर आई गई, मेरा कोई व्यूवर उस लिस्ट में आ ही गया और आपने कहा नाम दोबारा जुड़वाया जा सकता है, तो क्या ये प्रक्रिया बहुत आसान है? बहुत आसान है और नॉमिनेशन के अंतिम दिन के तक चलती है। एडिशन, अल्ट्रेशन ये सब चलते हैं। अगर आप चुनाव घोषित भी हो गए हैं, नॉमिनेशन का अंतिम दिन आने के कुछ दिन पहले अगर आपने वहां देख लिया कि आपका नाम कटा है, तो आप फॉर्म 6 दे दीजिए और इंश्योर करिए कि वो आपका उसमें हो जाए, और BLO और वो सब जांच करके अपना रिपोर्ट दे दें और आपका ERO जो है नाम उसमें जोड़ दे, तो वो एडिशन अल्ट्रेशन की लिस्ट में चला जाएगा और आपको वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा देर हो गई और आप जागरूक नहीं हुए, सोते रहे, तो फिर मुश्किल होगा, फिर नहीं हो पाएगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ये मुझे कह रहे थे कि SIR की जरूरत क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए। उनका ये कहना था कि बीजेपी बिना SIR के ही लोकसभा का चुनाव जीत के आई है ना, तो जब बिना SIR के लोकसभा का चुनाव वो जीत गई और अभी तक लिस्ट सही थी, तो अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है तब SIR की जरूरत क्यों है? उनका ये कहना था कि धांधली की ही इसलिए जा रही है ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। अब ये उनकी बात हुई सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि SIR की जरूरत क्यों है, क्योंकि हर आदमी से अपने अपने ढंग से बताने की, समझाने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स को मैंने बोलते हुए सुना, वो ये समझा रहे थे कि जी भाई जो घुसपैठिए हैं ये उन्हें रोकने की कोशिश है। कल दिन जो घुसपैठिया है वो पहले यहाँ का नागरिक बन जाएगा, फिर उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, फिर वो चुनाव लड़ना भी शुरू कर सकता है। चुनाव लड़ना जब शुरू करेगा तो एक दिन जीत भी जाएगा और फिर एक दिन एक जो घुसपैठिया होगा वो हमारा सांसद बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, नेता बन जाएगा। ये उन्होंने अपने ढंग से समझाया। अब मुझे एक पूर्व चुनाव आयुक्त के नजरिए से ये जानना है, मेरे व्यूवर को समझाना है कि SIR की जरूरत क्यों है सर? SIR की जरूरत किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं होती है। SIR की जरूरत इलेक्टोरल रोल के प्योरिफिकेशन के लिए होती है कि उसमें सब सही नाम, सभी एलिजिबल वोटर के नाम रहें, और जो भी इनएलिजिबल हो, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुका है, वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं रहा है और कहीं और चला गया है, वो सब नाम उसमें से हटा दिए जाएं। तो इसकी प्रक्रिया को ही इंटेंसिव रिवीजन के रूप में लिया जाता है और उसी पर्पज से होता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसके मंतव्य को कैसा भी बना के अपने राजनीतिक हित संवर्धन के लिए उपयोग में कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो उसका उपयोग उस तरह से करते रह सकते हैं। हमें वोटर को आश्वस्त करना है
कि इस तरह का कतई नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि शुद्ध इलेक्टोरल रोल हो, वो आपको डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने के लिए, आपके वोट को सुरक्षित रखने के लिए, उसी के लिए बनाई गई है। आखिरी सवाल सर मैं अब पूछ रही हूँ, मुझे एक सम अप में चाहती हूँ आप कर दें। ये मेरा अंतिम सवाल है कि क्या वोट चोरी हो सकती है? क्या मतलब राहुल गांधी के आरोपों को मैं सीरियसली लूं या ना लूं, मुझे ये बता दीजिए। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता इसमें, क्योंकि देखिए मतदाता सूची में नाम होना ना होना, उसमें त्रुटियां होना ना होना और पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट डलना, ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं और इन दोनों के बारे में हमें हमेशा अलग सोचना चाहिए। जो भी गलतियां किसी भी स्तर पर होती हैं उनके बारे में अलग सोचकर, अलग परीक्षण करके अलग उनका निराकरण करना चाहिए, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय मुझे दिया और जो भी भ्रम की स्थिति मेरे व्यूवर्स के मन में है, ये जो SIR है उसे लेकर आपने दूर किया और उसकी कोशिश की, हम दोनों ने ही मिलकर। धन्यवाद आपका। और ये जरूरी मैं अपने व्यूवर्स को कहूंगी फिर से, इसलिए भी था क्योंकि SIR अब मात्र बिहार का विषय नहीं है, बिहार तक का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में SIR होगा। जो वोटर लिस्ट नहीं बनेगी उसमें मेरा नाम कट सकता है, उसमें आपका नाम कट सकता है, किसी का भी नाम कट सकता है, चाहे आप किसी भी धड़े को वोट देने वाले हो। जिस बेहतर ढंग से OP रावत सर ने ये जो पूरा क्लैरिफिकेशन है वो दिया है और ये जितने भी सवाल आपके मन में थे उसे शांत किया है, मैं समझती हूँ इतना काफी रहा होगा। फिर भी कुछ रह गया है अगर आपके मन में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें बता सकते हैं कि ये वो सवाल था जो आप जानना चाहते थे लेकिन इस पॉडकास्ट में उसका जवाब आपको मिला नहीं है, तो वो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वो मुद्दा है जो पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जितने बेहतर ढंग से चुनाव आयोग को समझता है, चुनावों को समझता है, SIR को समझता है, इन दावों और आरोपों को समझता है, उतना बेहतर ढंग से कोई नहीं समझता है। निष्पक्ष होकर OP रावत सर ने ये पूरा जो विवाद चल रहा है उसे समझाया है, तो आपके मित्र भी इसे समझ सकें, न्यूट्रल तरीके से पॉडकास्ट को देख सकें, इस पर चर्चा कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि ये पॉडकास्ट दूसरों तक पहुंचे। तो प्लीज इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो समसामयिक मुद्दे के ऊपर हैं आप तक हम लेकर के आए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए टेक ऑफ विद SKT के साथ। धन्यवाद।